हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स की प्रश्नावली 13.1 के सभी 9 प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आपने प्रश्नावली 13.1 के अलग अलग पार्ट नहीं देखे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। आप इस वीडियो को देखकर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकते हैं प्रश्नावली 13.1 के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गणित पाठ्य पुस्तक से संबंधित सभी चैप्टर्स के प्रश्नावलीवार वीडियो देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इस चैनल के ऊपर बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले, जहां दिया हुआ है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सारणी हमें दे दी पौधों की संख्या और घरों की संख्या के ऊपर, जो कि सर्वेक्षण के दौरान हमें प्राप्त हुई है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमने किस विधि का उपयोग किया यह भी बताना है और क्यों किया यह भी बताना है। तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये 3 विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। उनमें से इस क्वेश्चन के लिए कौन सी विधि लगेगी, तो आप ये देखो कि आंकड़े जब बिल्कुल छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि काम में आ जाती है, और आंकड़े अगर ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम कल्पित माध्य विधि अथवा पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंकड़े हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे आंकड़े हैं। देखो पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 6 से 8 और ऐसे करते करते 12 से 14 तक मैक्सिमम है। और घरों की संख्या में भी ज्यादा बड़ा कोई मान नहीं है, सबसे बड़ा मान 6 है। इसलिए यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम प्रत्यक्ष विधि वाला मेथड इसमें लगाएंगे। और अगर आपने इन तीनों विधियों से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये जो 2 कॉलम हमें इस तरह से दिए हुए हैं, इनको हम खड़े रूप में बनाएंगे, तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसमें एक टेबल जो हमारे पास पहले से बनी हुई है उसको यहाँ रख देते हैं। इस टेबल को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं इस तरह से, और अब इसमें हम वैल्यू भर देंगे। हमारे पास यहाँ पर पहला कॉलम क्या है, पौधों की संख्या, तो यहाँ लिख दो पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ठीक है। दूसरा कॉलम हमारा है घरों की संख्या, तो इस दूसरे कॉलम में घरों की संख्या भरना है, घरों की संख्या। अब ये घरों की संख्या क्या होती है, बारंबारता होती है, एफ से लिखी जाती है, ठीक है, सिग्मा एफ, सॉरी स्मॉल एफ। अब ये मान हम यहाँ पर फिल कर देंगे। सबसे पहला है पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या ये वाले मान हम लिखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और लास्ट 12 से 14। सारे के सारे मान हमने यहाँ फिल कर दिए। अब इसके बाद घरों की संख्या, ये वाले मान हमें यहाँ भरने हैं। तो ये वाले मान हम यहाँ लिख देंगे 1, 2, 1, 5, 6, 2 और इधर इसके सामने आ जाएगा 3। ध्यान रखना है, मान गलत मत भर देना, लिखते टाइम पूरी सावधानी बरतनी है वैल्यू रखते टाइम। अब हमारे पास ये 2 कॉलम हमें प्रश्न में दिए थे, हमने वो बना लिए। अब अगला कॉलम क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि हो चाहे तो चाहे कल्पित माध्य विधि हो चाहे हो पग विचलन विधि, तीसरा कॉलम बनता है मध्यमान का। तो अब हमें तीसरा कॉलम मध्यमान वाला इसमें बनाना है। तो मध्यमान वाला कॉलम बना लेते हैं। इसमें एक टेबल हम यहाँ पर और आगे बढ़ा देते हैं इसको, और यहाँ भर देते हैं हम मध्यमान। मध्यमान यहाँ लिख देते हैं मध्यमान, जिसे लिखा जाता है x से। अब x को ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हमें जो ये पौधों की संख्या यानी कि वर्ग अंतराल दे रखे हैं, इनका जोड़ कर दो, 0 और 2 का जोड़ करके 2 से भाग दे दो। तो 0 और 2 का जोड़ करेंगे 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 2 और 4 का जोड़ किया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 आ जाएगा, वो यहाँ लिखने हैं। लेकिन यह तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे हमारे मान बढ़ते जाएंगे। जैसे 12 और 14 का जोड़ किया 26 आया, 26 में 2 का भाग दिया 13 आया। तो हर बार हमें बार बार जोड़ करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा।
तो तरीका थोड़ा सा ये मुश्किल तरीका मेरे हिसाब से मेरे को लगता है। इसके लिए मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, हो सकता है वो आपको पता हो। अब इसमें क्या करना होता है कि केवल पहला ही जो वैल्यू है उसमें अपने को अंतर देखना है। हालांकि अंतर सब में सेम होता है, तो हम पहले अंतर को ही देखेंगे। 0 और 2 में 2 का अंतर है, उस 2 में 2 का भाग दे दो, जो अंतर है उसमें 2 का भाग दे दो। 2 में 2 का भाग दिया, 1 आ गया। अब वो 1 इधर वाले वैल्यू सभी में जोड़ दोगे। 0 और 2 में 2 का अंतर था, 2 में 2 का भाग दिया, 1 आ गया। 1 को इस पहली पहली वैल्यू में जोड़ते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। 0 में 1 जोड़ा, 1 आ गया। 2 में 1 जोड़ा, 3 आ गया। 4 में 1 जोड़ा, 5 आ गया। 6 में 1 जोड़ा, 7 आ गया। 8 में 1 जोड़ा, 9 आ गया। 10 में 1 जोड़ा, 11 आ गया। और 12 में 1 जोड़ा, 13 आ गया। इस तरह से आप मध्य मान के सारे मान आप लिख सकते हो। ठीक है, हमें f का गुणा करना है x के साथ, दोनों का गुणा करना है, तो हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें हमें f और x का गुणा करना है। तो यहाँ लिख देते हैं f गुणा x, f गुणा x। इनका गुणा करके लिखो, f ये रहा, x ये रहा। तो दोनों का गुणा करेंगे, 1 और 1 का गुणा 1, 2 का 3 से गुणा किया, 2 तिये 6, 1 और 5 का गुणा 5, 5 और 7 का गुणा 5 7 35, 6 और 9 का गुणा 6 9 में 54, 2 और 11 का गुणा 11 दूना 22, 3 और 13 का गुणा 13 तिये 39। ठीक है, ये हमारे गुणा कंप्लीट हो गए। अब हमें f वाले कॉलम का योग करना है और f गुणा x वाले कॉलम का योग करना है। फार्मूले में इनकी जरूरत पड़ती है। तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकालना है। तो सिग्मा एफ देखिए, पहले वैसे हमें दे रखा है कि घरों की संख्या 20 है, लेकिन फिर भी हम इनका जोड़ कर लेंगे। हम जोड़ करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। ठीक, अब सिग्मा एफ एक्स निकालना है यहाँ पर इस कॉलम का योग। सिग्मा एफ गुणा एक्स लिख दो, चाहे सिग्मा एफ एक्स लिख दो। जोड़ करेंगे, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 32 का आ गया 2, हासिल हो गई 3, 3 हासिल और ये 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, आ गया 162। ठीक है, सारणी बनाने का काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने से पहले हम विधि का नाम भी लिख देंगे। हमारे पास विधि कौन सी थी? प्रत्यक्ष विधि थी। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर, माध्य का सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मान रख दो इसमें, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 162 और बटा में सिग्मा एफ का मान 20। 162 में 20 का भाग देना है। उससे पहले अगर हम देखेंगे इसे, तो ये कट जाएगा। 162 और 20 दो के पाड़े से कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 81 और ये हो जाएगा 10। यानी हमारे पास अब वैल्यू आ गई 81 बटा 10। और 81 में 10 का भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। 10 में एक जीरो है तो एक रकम छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 8.1। तो लास्ट में लिख दो, अतः माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर के अंदर जो माध्य पौधे हैं उनकी संख्या कितनी आ गई? 8.1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है, श्रमिकों की संख्या दे रखी है, और हमें एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं काफी बड़े आंकड़े हैं, 500 से 520, 520 से 540। तो यहाँ आंकड़े ज्यादा बड़े होने के कारण हम इसमें प्रत्यक्ष विधि से तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्यक्ष विधि हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष विधि के अलावा हमारे पास दो विधियां और है। एक विधि है कल्पित माध्य विधि और दूसरी है पग विचलन विधि। उनमें से कोई एक विधि यहाँ पर लगाएंगे। तो टेबल बनाते हैं। हमारे पास जो टेबल है, देखो ये टेबल है, इसका थोड़ा हम बड़ा टेबल बना लेते हैं। अब इसमें भर देते हैं पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में दी गई वैल्यू। पहले कॉलम में दे रखा है दैनिक मजदूरी, दैनिक
मजदूरी रुपयों में, ठीक है। और दूसरे कॉलम में दे रखा है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, जिसे एफ लिखा जाता है, ठीक है। इनके मान यहाँ पर फिलअप कर दो। पहले यहाँ लिखेंगे 500 से 520, दूसरा मान है 520 से 540, फिर है 540 से 560, उसके नीचे है 560 से 580, और लास्ट मान है 580 से 600। और इधर श्रमिकों की संख्या में पहली वैल्यू है 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6 और लास्ट में 10। अब आप देखो बच्चों, हमने दो कॉलम तो जो प्रश्न में दे रखे थे वो बनाए हैं अभी तक तो, लेकिन जो तीसरा कॉलम होता है वो चाहे हम कोई सी भी विधि कर रहे हैं, हमें मध्यमान निकालना ही पड़ता है। चाहे वह हम कल्पित माध्य विधि कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, चाहे हम पग विचलन विधि कर रहे हैं, हमें तीसरा कॉलम मध्यमान का बनाना होता है। तो मध्यमान का हम यहाँ पर तीसरा कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें फिल कर देते हैं मध्यमान, यहाँ लिख देते हैं मध्यमान। अब आप मध्यमान निकालते टाइम जो मैंने आपको फार्मूला बताया था मध्यमान कैसे निकाला जाता है, उसकी उपयोगिता देखोगे। अगर हम इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देंगे मध्यमान तब भी निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये मान देखते हैं कि बड़े मान हैं, इनको हम कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो उसको सुलझाने के लिए मैंने वो तरीका बताया था कि आप सब में अंतराल देखो 20-20 का अंतराल है, 20 का आधा कर दो 10, 10-10 इसमें जोड़ना आसान काम है, तो हम इसमें 10-10 जोड़ते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। 500 में 10 जोड़े 510, 520 में 10 जोड़ेंगे 530, 540 में 10 जोड़ेंगे 550, 560 में 10 जोड़ेंगे 570, और लास्ट 580 में 10 जोड़ेंगे 590। ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब चौथा कॉलम अगर हम इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाते तो एफ और एक्स का गुणा करते, ठीक है ना, एफ और एक्स का गुणा करते। लेकिन आप देखो ये इतने बड़े वैल्यू हैं, क्या इनका गुणा करना आसान रहेगा? नहीं रहेगा आसान। तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि काम में नहीं लेंगे, हम आगे चलते हैं कल्पित माध्य विधि के लिए। और कल्पित माध्य विधि में हमें डी को निकालना पड़ता है। डी कैसे निकाला जाता है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, पहले हमारा एक्स्ट्रा कॉलम निकालेंगे हम इसमें डी, और डी की वैल्यू होती है, डी का फार्मूला होता है डी बराबर होता है, डी का मान निकालना है तो डी का मान होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। अब ये ए क्या होता है? ए हमारा कल्पित माध्य है, जो कि इस मध्य मान में से कोई एक वैल्यू ली जाती है, और वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं लेते, हम इसमें से देखते हैं कि बीचों बीच कौन सा मान आ रहा है। 5 वैल्यू है तो पांचों वैल्यू में से बीचों बीच कौन सी वैल्यू है? 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, तो बीचों बीच कौन सी वैल्यू आई? ये वाली वैल्यू हमारी बीचों बीच आई है 550। तो ये हमारा कल्पित माध्य है, जिसे हम यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे। कल्पित माध्य ए कितना है? 550। इसका आगे उपयोग होएगा और इस आगे सारणी को आगे बढ़ाने में भी इसका उपयोग होएगा। तो 550 लिख दिया। अब ये सारे मान अपने को यहाँ फिलअप कैसे करने हैं, इसके अंदर आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीका बताता है, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, जो कल्पित माध्य माना है उसके आगे 0 लिखोगे। अब कभी भी गलती नहीं होगी, आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखोगे, कितने कितने का गैप है इसमें, सब में अंतराल कितने का है? 20-20 का अंतराल है। तो 0 से नीचे लिख दो 20, 20 से नीचे 40, यानी कि 20 का पहाड़ा लिखना है एक तरह से, 20 40, ऊपर भी ऐसे ही 20 40, ठीक है। 0 से नीचे भी ऐसे करके 20 और 40 लिखना है, 0 से ऊपर भी 20 और 40 लिखना है। लेकिन एक शर्त इसमें यह है कि ऊपर वाले मान जो है वो माइनस में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ये आए कैसे, आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, डी बराबर एक्स माइनस ए करके लिख सकते हो, बार बार घटाओ करके चेक करके लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ये हर बार ऐसे ही आएंगे कि जितने का अंतराल है उसके हिसाब से उसी का टेबल लिखना होता है, 0 से नीचे और 0 से ऊपर, ठीक है। अब ये हमारा डी आ गया। अब अगर आपको लगता है कि एफ और डी का गुणा आसानी से हम कर सकते हैं, तब तो आप क्या निकाल लो, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर लो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अभी भी इनका गुणा मुश्किल है, तो हम फिर पग विचलन विधि की तरफ जाते हैं। तो मेरे को ये गुणा थोड़े मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में टफ हो जाएगी, तो हम थोड़ा और आसान करना चाहेंगे इसे। तो इसलिए अब हम इसमें कल्पित माध्य विधि की बजाय हम पग विचलन विधि काम में लेंगे,
तो पग विचलन विधि में हमें एक कॉलम बनाना है u का, u बनाना है। इसमें u कैसे आता है, u का फार्मूला होता है u बराबर होता है d अपॉन h। केवल फार्मूला लिखना है, वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा वैल्यू कैसे बननी है। फार्मूला लिख दिया यहाँ पे d अपॉन h। अब आप क्या करोगे, जीरो के सामने तो जीरो लिखोगे, और जीरो से नीचे u सबसे आसान है वैल्यू बच्चों, जीरो से नीचे हमेशा आपको एक लिखना है और उसके नीचे दो लिखना है। अगर और वैल्यू आ जाती है तो फिर तीन और चार ऐसे लिखते जाओगे। जीरो से ऊपर भी ऐसे ही वैल्यू एक और दो लिखना है, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के लिखने हैं। ठीक है, यहां तक सारणी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका लास्ट कॉलम रह गया। अब देखो, पहले हमने अगर प्रत्यक्ष विधि उपयोग में ली होती तो f का गुणा x के साथ करते, जो कि हमें मुश्किल लगा, हमने नहीं किया। फिर हमने f का गुणा d से, मुश्किल लगा, हमें नहीं किया, कल्पित मध्य विधि भी छोड़ दी। अब तीसरी विधि के अंदर हमें f का गुणा u से करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वैल्यू आसान हो गई। इन वैल्यू के साथ इनका गुणा कोई मुश्किल कार्य नहीं है, हम कर सकते हैं। तो अब हम हमारा अंतिम जो इसमें कॉलम जोड़ना है वो जोड़ देते हैं। अंतिम कॉलम हमारा, जिसमें हम f और u का गुणा करेंगे। f और u का गुणा यहाँ लिख दो, f गुणा u, गुणा कर दो। ये रहा f और ये रहा u, गुणा करो। 12 का गुणा -2 से करेंगे, 12 दूना 24, माइनस के आ जाएंगे। फिर 14 का गुणा 1 से करते हैं तो 14 एकम 14, ये भी माइनस के। 8 का गुणा 0 से किया, 0। 6 का गुणा 1 से करेंगे 6, और 10 का गुणा 2 से करेंगे 10 दूना 20। ठीक, अब आप ये देखो बच्चों, ये दो वैल्यू माइनस के हैं, इन माइनस वाली वैल्यू को अलग जोड़ लो। माइनस के 24 और माइनस के 14, माइनस के हो जाएंगे 38। माइनस के कितने हुए, 38। ये दो वैल्यू प्लस की है, तो प्लस के कितने हुए, 20 और 6 26। ठीक है, इसके बाद अगर हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ यू सॉरी, सिग्मा एफ यू निकालना है, तो इन दोनों वैल्यू को देखना है। हमारा इन दोनों का घटाव करने पर आंसर आएगा माइनस के 38 और प्लस के 26 है, तो माइनस के 12 आ जाएगा। माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस का आंसर आएगा। और सिग्मा एफ देखिए, वैसे तो हमें 50 श्रमिक दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जोड़ कर लो। 2 और 4 6, 6 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल 2, 1 और 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और 2 हासिल 5, तो ये आ गया 50। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ तो मिल गया 50, सिग्मा एफ यू मिल गया -12, ए मिल गया 550, और एच की वैल्यू इसमें है 20। तो इनकी वैल्यू के हिसाब से हम आगे हल करेंगे इसे। अब पग विचलन विधि का इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य बराबर, माध्य का सूत्र पग विचलन विधि का a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और गुणा में इसके h। मान रखो इसमें a का मान, कल्पित माध्य हमने 550 माना था, तो a बराबर 550। सिग्मा एफ यू आया है हमारा -12, सिग्मा एफ है 50, और गुणा में इसके है h का मान 20। अब जो मान कटता है उसे काटो, 50 का एक जीरो, 20 के एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बच जाएगा, 550। ये प्लस और ये माइनस गुणा होकर माइनस में बदल जाएंगे, और इस 12 का गुणा ऊपर वाले इस 2 से हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 बटा 5, तो ये आएगा 550 माइनस 24 में 5 का भाग दे देंगे, 4.8 आ जाएगा। ठीक है, अब 550 में से 4.8 घटाना है, तो यहाँ गलती मत करना बच्चों, ये बिना पॉइंट वाली संख्या है, ये पॉइंट वाली संख्या है, तो घटाओ कैसे करोगे, 550 को भी पॉइंट वाली संख्या बना लोगे। 550 में पॉइंट के बाद में एक अंक लगाना है, तो पॉइंट के बाद में एक जीरो लगा दो, और इधर लिख दो 4.8। अब इन दोनों का घटाव कर दो, इधर जीरो में से तो 8 घटा नहीं सकते, हासिल लेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 8 घटा दिए 2, पॉइंट के सीध में पॉइंट, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यहाँ रह जाएगा 4, 4 का 4 और 5 का 5, तो कितना आंसर आ गया, 545.2। लास्ट में लिख दो, अतः माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी
कितनी आ गई 545.2 और लास्ट में इसके रुपए लिखोगे, ठीक है, क्योंकि मजदूरी रुपए में है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं और आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का, जिसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखो, हमारे पास दैनिक जेब भत्ता दिखाया हुआ है और बच्चों की संख्या दिखाई हुई है, लेकिन इसमें एक जगह पर एफ लिख दिया। इस एफ की जगह क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमने पता लगानी है। और क्वेश्चन के अंदर हमें माध्य जेब खर्च पहले से बता दिया, तो अब आप इसको कैसे करोगे? तो इसके लिए अपने को एक तो टेबल बनानी है, तो हम इसकी टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं हल, और इसकी टेबल को अपने फिल करेंगे। तो यहाँ पर तो लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता, जो कि किस में है, रुपयों में है। और यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या एफ। अब आप इसमें वैल्यू भर दो। यहाँ लिखेंगे 11 से 13 और 13 से 15, 13 से 15, ये सारे मान हमें इसमें एक एक करके फिल करने हैं। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। एक एक करके हमने सारे मान फिल कर दिए। दूसरी तरफ यहाँ पर दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। ठीक है, ये मान हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, माध्य हमें पहले से दे रखा है, लेकिन हम माध्य के इस सवाल को माध्य ज्ञात करने के तरीके से ही हल कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक कॉलम बनाना होगा पहले, जिसमें हम मध्य मान निकालते होते हैं। तो मध्य मान ज्ञात करने के लिए हमने एक कॉलम ऐड कर दिया और उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर मध्य मान, मध्य मान जिसे लिखा जाता है एक्स से। मध्यमान फिल करेंगे। तो तरीका क्या बताया हुआ है, इन दोनों वैल्यू के हिसाब से हमें मध्यमान निकालना है। गैप देखो सब में दो दो का है, अंतराल दो दो का है, तो दो का आधा कर दो एक, एक एक इस वैल्यू में जोड़ते जाओ। 11 में एक जोड़ा 12, फिर 13 में एक जोड़ा 14, 15 में एक जोड़ा 16, 17 में एक जोड़ दिया 18, 19 में एक जोड़ दिया 20, 21 में एक जोड़ दिया 22 और 23 में एक जोड़ दिया 24। ये वाले मान हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अब आप ये देखो कि क्या हम इनका गुणा कर देंगे। इनका गुणा करना अच्छा लग रहा है आपको, आसान है क्या? नहीं लग रहा, क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी हो गई। तो हमें आगे बढ़ना होगा। इसके अंदर कल्पित माध्य विधि को देखना है कि पहले तो प्रत्यक्ष विधि तो इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो अब हम एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, जिसमें हमें कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना होगा। तो हम इसमें एक कॉलम और ऐड करेंगे। तो अगले कॉलम में हम डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे डी बराबर एक्स माइनस ए क्या होगा, इन वैल्यू को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सातों वैल्यू में से बीचों बीच वैल्यू आ रही है 18, ये हमारा ए है। तो यहाँ लिख दो ए बराबर 18। अब ये मान कैसे भरने होते हैं, तो इस 18 के सामने तो लिख दो 0। और कितने कितने का अंतराल था, दो दो का अंतराल था ना सब में, तो आपको 2 का पहाड़ा लिखना है। यहाँ नीचे 2 लिखना है, 4 लिखना है, फिर उसके नीचे 6 लिखना है, ऊपर भी सेम ऐसे ही 2 लिखना है, 4 लिखना है, 6 लिखना है, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के लिखे जाएंगे। अब आप देखो इनका गुणा आप कर लोगे, आसान है गुणा, कोई अब मुश्किल नहीं रहा। ठीक है, गुणा करे जा सकते हैं, इसलिए अब हम इनका गुणा करेंगे, यानी एफ और डी का गुणा कर दो। तो उसके लिए हमें एफ गुणा डी के लिए एक कॉलम चाहिए। तो हम एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम एफ और डी का गुणा भरेंगे। एफ और डी का गुणा, एफ गुणा डी, एफ गुणा डी। तो ये वैल्यू आएगी अपने पास, यहाँ देखो 7 और 6 का गुणा करते हैं 42 आता है, लेकिन ये माइनस का
42 आएगा। 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 24, माइनस के 24 हो जाएंगे। 9 का -2 से करेंगे माइनस के 18। 13 का गुणा 0 से किया 0। f का गुणा 2 से किया 2f। 5 का गुणा 4 से किया 5 चौके 20 और 4 का गुणा 6 से किया 4 छीके 24। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करने के बाद माइनस वाले वैल्यू इनका अलग जोड़ करोगे। माइनस वाले 2 और 4 6 8 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 2 7 और 1 8, माइनस के हो गए 84। ठीक है, प्लस वाली ये वैल्यू है, इनका अलग जोड़ करोगे। इस 2f को तो अलग ही रखोगे, इन दोनों का अलग से जोड़ होएगा। 20 का जोड़ 24 में करोगे तो प्लस के आ जाएंगे 44 और प्लस का ही इसमें साथ में है 2f, तो प्लस के आ गए 44 और प्लस में 2f। अब अगर हम इनकी जोड़ घटाव करेंगे तो देखो माइनस के कितने हैं 84 हैं और प्लस के कितने हैं 44 हैं, तो माइनस के 40 बचेंगे और प्लस के 2f। ये कैलकुलेशन में नहीं आ रहे, ना इसका किसी के साथ जोड़ हो रहा ना इसका घटाव हो रहा, तो ये 2f तो अलग ही लिखे जाएंगे। तो ये आ जाएगा सिग्मा, यहाँ पर अगर हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे तो सिग्मा एफ डी में देखो ये 2f तो अलग से लिखे जाएंगे प्लस के, और माइनस के 40 जो एक्स्ट्रा है वो लिखे जाएंगे। और इधर सिग्मा एफ इनका जोड़ होएगा, तो इनका जोड़ 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13 35। एफ को छोड़ दो एक बार, 35 और 5 40 और 4 44। 44 तो ये है और प्लस में एफ हम जोड़ नहीं पाए, एफ एक चर संख्या है तो जोड़ नहीं हो पाएगा, अलग से ही लिखा जाएगा। ये हमारी सारणी का काम हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें आगे चलना है, अगले नए पेज पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें हमारे पास कौन सी विधि हमने लगाई है, इसमें कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, लेकिन हमें माध्य पहले से दिया हुआ है 18 और a का मान पीछे वाले पेज पे देखो, a का मान क्या था, a का मान तो था 18 और सिग्मा एफ डी का मान ये है 2f माइनस 40, सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ। ये सारे मान उसमें रखेंगे। a की जगह पर लिखेंगे 18 प्लस इसकी वैल्यू थी 2f माइनस 40 और बटा में 44 प्लस f। ठीक है, अब इसे सोल्व करो। ये 18 इधर चला जाएगा, 18 माइनस 18 बराबर इधर आ जाएगा 2f माइनस 40 और बटा में इसके 44 प्लस f। 18 में से 18 घटाएंगे 0, तो 0 बराबर आ जाएगा 2f माइनस 40 बटा में 44 प्लस f। 0 के बटा में कोई नंबर नहीं है, हम 1 लगा लेंगे। इसके बटा में इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2f माइनस 40 से करेंगे तो ये सेम ही आएगा 2f माइनस 40 और 0 के साथ इस पूरे नंबर का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से 2f का मान आ जाएगा, ये माइनस का 40 इधर आके 0 प्लस 40 यानी 40 बन जाएगा, तो f का मान आ जाएगा 40 बटा 2 यानी f की वैल्यू आ जाएगी 40 में 2 का भाग दिया 20, f की वैल्यू आ गई 20। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह सारणी बनाई हुई है बच्चों, इसमें देखो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखी है ऊपर और नीचे महिलाओं की संख्या दी हुई है। हमें एक उपयुक्त विधि का चुनाव करना है और फिर उसके बाद उस विधि से इन हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर विधि का चुनाव करने से पहले जो दो हमारे कॉलम दिए हुए हैं उन दो कॉलम्स को लेकर चलेंगे और उन दो कॉलम को हम ड्रॉ करेंगे। तो बना लेते हैं हम शुरू वाली सारणी। यहाँ पर देखिए पहला जो कॉलम है ये तो है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या के लिए और दूसरा है महिलाओं की संख्या को, तो हम इनको फिल कर लेते हैं। तो इस टेबल में हमने पहले वाले कॉलम में हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये वाले मान और दूसरे कॉलम में महिलाओं की संख्या
ये वाले मान हमने इसमें भर लिए हैं। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो खाना होता है वो तीसरा खाना, जिसमें हमें मध्य मान यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना होता है। तो एक खाना हम और बनाते हैं और इसमें हम नोट करेंगे मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान यानी कि इसको बोलते हैं x। x निकालने का मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिए। हमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जो भी मान दिए हुए हैं वर्ग अंतराल में, उनके बीच का अंतर देखना है। तो यहाँ अंतर देखो कितना है, 65 से 68 में 3 अंतर है, 68 में 71 में भी 3 का अंतर है, सभी में 3 का अंतर है। तो हमें इस अंतर का क्या करना है, आधा कर देना है। 3 का अंतर है, 3 का आधा कर दो, 1.5। 1.5 हमने प्राप्त कर लिया। अब उस 1.5 को इस पहली वाली वैल्यू में जोड़ते जाना है, तो हमारा मध्यमान हमें मिल जाएगा। क्या किया हमने, अंतर देखा कितने कितने का है, 3 का अंतर है। 3 में 2 का भाग दे दिया यानी उसका आधा कर लिया, 1.5 आ गया। उस 1.5 को इस पहली वैल्यू में जोड़ना है, छोटे वाली वैल्यू में, इसमें जोड़ेंगे। तो 65 में 1.5 जोड़ेंगे, 66.5 आ जाएगा। दूसरा 68 में 1.5 जोड़ेंगे तो 69.5। ऐसे ही 71 में जोड़ेंगे 1.5, 71 और 1 72, 72.5। 74 में जोड़ेंगे तो 74 और 1 75 और आधा और जोड़ दिया 75.5। 77 में जोड़ेंगे तो 78.5। ऐसे ही 80 में जोड़ देंगे 81.5 और लास्ट 83 में जोड़ेंगे तो 84.5। ये हमने मध्यमान निकाल लिए हैं। अब अगर हम इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से करना चाहें तो प्रत्यक्ष विधि में f जो है उसका गुणा होता है x के साथ। f का गुणा x के साथ आप देखो यहाँ पर आसानी से कर सकते हो क्या इनका गुणा, नहीं हो पाएगा। दशमलव वाली इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और इधर ये संख्याएं हैं, इनका गुणा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अब हम x के बाद x का अगला कॉलम d निकालेंगे। x के बाद d निकाला जाता है तो हम d को ज्ञात करेंगे। d को ज्ञात करने का तरीका आसान सा है, ध्यान से समझिएगा। d निकालना है तो d का फार्मूला क्या होता है, x माइनस ए होता है। ठीक है, अब a क्या होता है ये भी समझ लो। a जो ये वाली वैल्यू है मध्यमान है, इनके बीचों बीच आने वाला पद होगा। तो पहले इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है। तो सातों वैल्यू के बीचों बीच कौन सी वैल्यू आएगी, 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे, बीच में ये आ गया 75.5। 75.5 हमारा बीचों बीच आने वाली वैल्यू है। तो आप इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लोगे। ये हमारा a है, a बराबर 75.5। इसके बाद अब इस सारणी को अपने को फिल करना है, इस कॉलम को। तो इसका तरीका क्या है, यहाँ पर तो मैंने फार्मूला लिखा है d बराबर x माइनस ए, लेकिन आपने फार्मूले की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपने एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पर जो हमने बॉक्स में बंद किया है ये हमारा a है, इसके सामने तो लिख दो 0। ठीक है, बॉक्स में जो हमने किया ये कल्पित माध्य है, इसके सामने 0 लिखना है। और 0 के नीचे कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। 0 के ऊपर 3 वैल्यू है। यहाँ पर अपने को क्या फिल करना है, तो आपने यहाँ पर अंतराल देखा था, कितने कितने का अंतराल था, 3 का। तो बस उसी 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 0 के नीचे इसके सामने आ जाएगा 3, इसके सामने आ जाएगा 6 और इस 84.5 के सामने आ जाएगा 9। सेम ऐसे ही ऊपर भी 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 0 से ऊपर यहाँ से 3 6 9, लेकिन यहाँ पर माइनस में आएंगे ऊपर वाले मान, ये ध्यान रखना है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपने जो वैल्यू निकाल लिए, अब क्या f का गुणा d से हो सकता है क्या, मौखिक गुणा कर सकते हैं हम। तो हमें यहाँ पर गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 का गुणा 9 से हो सकता है, 4 का गुणा 6 से भी कर सकते हैं, छोटी छोटी वैल्यू है, गुणा हो जाएगा। तो अब हम इसमें d और f का गुणा करने के लिए एक अलग से कॉलम बनाएंगे। और हमारी अब विधि यहाँ से हमें पता चल गई कि हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग कर रहे हैं इस सवाल को हल करने में। तो अगला हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे f का गुणा d के साथ, f का गुणा d के साथ। तो हमारा f ये है, d ये है, ये वाले मान, इनका आपस में गुणा। 2 का गुणा -9 से करेंगे तो माइनस के 18 आ जाएंगे। फिर 4 का गुणा -6 के साथ करेंगे, 4 छीके 24, माइनस के 24 आ गए। 3 का गुणा -3 से करेंगे, माइनस के 9 आ गया।
8 का गुणा 0 से किया 0, 7 का गुणा +3 से करेंगे 7 तिये 21, 4 का गुणा 6 से करेंगे 4 छिके 24 और 2 का गुणा 9 से करेंगे 2 निमे 18। इस तरह से हमने गुणा कर लिए। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, हमें सिग्मा एफ डी का जोड़ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? सिग्मा एफ डी निकालना होता है। एफ और डी का जो गुणा किया है ना उसको सिग्मा एफ डी बोलेंगे जोड़ करने पर, ठीक है। और एक हमें ये सिग्मा एफ भी निकालना है। तो सिग्मा एफ निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका सीधा जोड़ कर दो। और ऊपर क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है कि 30 महिलाएं हैं तो इनका जोड़ भी 30 आएगा। अगर आप जोड़ करके देखना चाहो तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28 और 2 30। ये तो यहाँ पर इस तरह से जोड़ आ गया। इधर वाली साइड इनका जोड़ करने का मेथड क्या होता है? माइनस वाली वैल्यू को अलग से जोड़ो। ये माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है। इन तीनों वैल्यू का हम अलग से जोड़ करेंगे तो माइनस के टोटल कितने हो जाएंगे? माइनस के 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 हासिल और 1 ये 3 और 2 5, तो ये आ गया माइनस का 51, माइनस का 51। और ये है प्लस की वैल्यू, इनको अलग से जोड़ेंगे तो प्लस के कितने आएंगे? प्लस के देखते हैं कितने आते हैं। प्लस के हमारे पास यहाँ पर 1 और 4 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 हासिल और ये 2 3, 3 2 5 और 1 6, प्लस के आगे 63। तो प्लस वाले ज़्यादा आए हैं, प्लस वाले में से माइनस वाले घटा देंगे तो प्लस के बच जाएंगे 12। इन दोनों का घटाव करना है। अगर ज़्यादा प्लस के हैं तो प्लस में उत्तर आ जाएगा, ज़्यादा माइनस के हैं तो माइनस में उत्तर आ जाएगा। यहाँ प्लस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के नहीं आकर यहाँ प्लस के आएंगे 12, प्लस के 12, ठीक है। आप डायरेक्ट 12 लिख दो चाहे प्लस 12 लिख दो। ये हो गया हमारा यहाँ पर सारणी वाला काम कंप्लीट, ठीक है। अब सारणी बनने के बाद अब हमें इसके अंदर अगले पेज पे चलना है और अगले पेज पे हम इसको लिखेंगे फार्मूले के हिसाब से, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य फार्मूला लगा रहे हैं ना इसमें हम, तो लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से। माध्य बराबर फार्मूला माध्य का a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। मान रख देंगे, a का मान कल्पित माध्य हमारा हमने माना था 75.5 और प्लस में सिग्मा एफ डी 12 आया था प्लस का और सिग्मा एफ आया था 30। इन दोनों वैल्यू को देखेंगे, काटेंगे, किसी टेबल में कटते हैं तो 3 के टेबल से कट जाएंगे, 3 चौके 12 और 3 दहाए 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 75.5 प्लस 4/10। तो 75.5 4 में 10 का भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। दोनों का जोड़ करेंगे 75 पॉइंट आ जाएगा 9। लास्ट में लिख दो अतः प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर का माध्य बराबर आ गया 75.9, 75.9, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दे रखी है हमें और पेटियों की संख्या दे रखी है। और आगे प्रश्न पूछा गया है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? कौन सी विधि का उपयोग करना है वो बाद की बात है, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आमों की संख्या हमें दी हुई है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल देखो 50 से 52, फिर आगे 53 से 55 दिया हुआ है। 52 से 54 या 55 नहीं दे रखा हमें। 50 से 52 के बाद आगे वाली वैल्यू को आपने देखा होगा कि 52 के बाद 52 से शुरू नहीं हो रहा, 53 से शुरू हो रहा है, 53 से 55, फिर आगे 55 से नहीं शुरू हो रहा, 56 से शुरू हो रहा है। तो अगर इस तरह के मान आ जाते हैं तो ये वाले जो मान होते हैं बच्चों, ये सतत मान नहीं कहलाते। हमेशा जो वर्ग अंतराल होता है वो सतत होना चाहिए। 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, इस तरह से वैल्यू होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर ऐसा मान नहीं होता है तो हम उस वैल्यू को सतत करेंगे पहले, तो फिर ये क्वेश्चन आगे हल हो पाएगा। तो हम पहले आमों की संख्या
वाला कॉलम ये वाला बनाएंगे, फिर उसको सतत करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसका एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं हल। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। एक टेबल बनाई मैंने यहाँ पर। तो पहले वाले इस खाने के अंदर अपने को लिखना होगा आमों की संख्या। यहाँ लिख देता हूँ आमों की संख्या। आमों की संख्या जो कि हमें दे रखी है वो वाली लिखनी है यहाँ। ठीक है, ये वाले जो मान है ना, ये मान यहाँ पर फिल कर देनी है। तो फिल कर देते हैं इनको। तो हमने यहाँ पर आमों की संख्या को फिल कर दिया। ये 50 से 52, 53 से 55 ये वाले मान हमने लिख दिए। अब दूसरा कॉलम मैंने अभी पेटियों की संख्या वाला यहाँ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये वाले आंकड़े सही नहीं है, तो हमें इन आंकड़ों को सही करना है। तो यहाँ जो अगला कॉलम मैं बना रहा हूँ आमों की संख्या वाला ही दोबारा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अब इस बार आमों की संख्या की जगह लिखेंगे आमों की सतत संख्या। सतत संख्या यानी कि हमारा जो अंतराल है वो अब सही होना चाहिए। तो अब उसको हम सही से लिखेंगे कि आंकड़े हमारे एक जैसे दिखने चाहिए। थोड़ा सा टेबल को सेट कर लेते हैं। ये टेबल कुछ इस तरह से, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर, अब देखो क्या बनाना होगा, कैसे लिखना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखो 50 से 52 है और 52 के बाद 53 से 55 शुरू हो रहा है, यानी इन दोनों में कितने का अंतर आ गया? 1 का अंतर आ गया। और ऐसे ही आगे 55 और 56 में भी 1 का अंतर है। 58 और 59 में भी 1 का अंतर है। 61 और 62 में भी 1 का अंतर है। तो वो जो अंतर आ रहा है हमें उसे ही तो कम करना है। तो हम क्या करेंगे, वो 1 का अंतर अगर हम देखें, उस 1 के अंतर को हम हटाना चाह रहे हैं, तो हम उस 1 को दो जगह बांट देंगे। जैसे 53 और 52 में से इधर से आधा निकाल के इसमें डाल दो, तो आधा इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 52.5 हो जाएगा और ये भी 52.5 रह जाएगा। इधर से आधा निकाल के इसमें जोड़ना है तो ये 55.5 है और इधर वाले में से कम हो जाएगा। यानी ये वाले जो शुरू शुरू वाले मान है, इनमें से आधा आधा कम होगा और इनमें आधा आधा जुड़ेगा। दोबारा समझो, 50 से 52, 53 से 55, तो 52 तो कम है, 53 ज्यादा है, तो 53 में से आधा निकलेगा, आधा निकल कर इधर चला जाएगा। जो एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना इन दोनों में, उसको दो जगह बांट रहे हैं हम। 52 और 52 बराबर बराबर हो गए। जो एक बचा उस एक को हमने आधा आधा बांटा है, तो यानी इसमें से तो आधा कम हो जाएगा, इधर वाले में मान में आधा जुड़ेगा। तो इन मानों को हम लिखेंगे, इधर कम करके लिखेंगे। 50 में से आधा घटा दो 49.5 और 52 में आधा जोड़ दो तो 52.5। ऐसे ही 53 जो है उसमें से आधा घटेगा तो 52.5 और 55 में आधा जुड़ेगा तो 55.5। 56 में आधा घटेगा तो 55.5। देखो आंकड़े बराबर हो रहे हैं। अब 55.5 यहाँ भी है, 55.5 यहाँ भी है, 52.5 यहाँ भी है, 52.5 यहाँ भी है, तो आंकड़े एक जैसे हो रहे हैं। अब 58 में आधा जुड़ जाएगा, बाद वाले में जोड़ना है, पहले वाले में घटाना है। ये 59 है, इसमें से घटा दिया आधा तो 58.5 रह गया। 61 में आधा जोड़ दिया तो 61.5 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट रह गया 62, तो 62 में से आधा घटा दिया 61.5 और इधर 64 में आधा जोड़ दिया 64.5। अब अगला जो खाना बनेगा हमारा तीसरा खाना, वो हम बनाएंगे पेटियों की संख्या वाला। ठीक है, तो ये तीसरा खाना हमने यहाँ पर पेटियों की संख्या वाला बना देना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या, और ये क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। इसे एफ से लिखा जाता है। तो एफ के मान आ जाएंगे। पहले है सबसे आगे 15, फिर है 110, फिर उसके बाद है 135, फिर इसके बाद 115, 115 के लास्ट में है सबसे 25। ठीक है, पेटियों की संख्या हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम बनता है हमारा, वो बनता है मध्यमान का। तो हम अगला खाना इसमें मध्यमान का बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी विधि इसमें सही रहेगी माध्य ज्ञात करने के लिए। तो हम यहाँ पर मध्यमान यानी x निकालने का कॉलम बना लेते हैं, मध्यमान यानी x। अब x निकालने के लिए फिर से सारणी में हमें आना पड़ेगा, वर्ग अंतराल को देखना पड़ता है। अब वर्ग अंतराल हम ये वाला नहीं देखेंगे, इसको कंसीडर ही नहीं करना, हमें वर्ग अंतराल केवल ये वाला देखना है। इसको तो आप भूल जाओ एक तरह से। मेन अब हम इसी अंतराल को ही लेकर चलेंगे। तो मध्यमान निकालने का मेथड क्या होता है, ये जो दोनों वैल्यू है इन दोनों में अंतराल देखो, अंतर देखो कितने कितने का है। ये है 49.5 और ये है 52.5।
तो 49 के बाद में 52 आता है 3 नंबर पे, 3 मतलब अंतर है इसके बीच में, 3 का अंतर है, सभी में 3-3 का अंतर दिख रहा होगा आपको। 49.5 में 3 जोड़ेंगे तो 52.5 आएगा, 52.5 में 3 जोड़ेंगे तो 55.5 आएगा, ऐसे ही 3-3 का अंतराल दिख रहा है। अब उस 3 के अंतराल को हमने 2 भागों में बांटना होता है मध्यमान ज्ञात करने के लिए, तो 1.5 आ जाएगा। वो 1.5 इसमें जोड़ना है शुरू वाली वैल्यू में, तो हमारा मध्यमान हमें मिलेगा। 49.5 में 1.5 जोड़ना है, तो पहले आधा जोड़ दो 50, 50 में एक और जोड़ दो 51, तो हमारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी पहली 51। ठीक है, फिर इस 52.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 52 और 1 53, 53.5 और आधा 54। ठीक है, ऐसे ही 55.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 56 और 1 57 हो जाएगा, और 58.5 में जोड़ेंगे तो 1.5 तो 60 आ जाएगा, और 61.5 में जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। ये हमने मध्यमान निकाल लिए। मध्यमान निकालने के बाद अगला कॉलम हमारा बनता है, वो हमें चेक करना पड़ता है कि हमें f का गुणा x से करना है या नहीं करना। अब आप यहां देखो कि f का गुणा x के साथ करना आसान रहेगा या नहीं रहेगा। देखो 50 का गुणा 15 का गुणा 51 से, 110 का गुणा 54 से, 135 का गुणा 57 से गुणा बहुत मुश्किल है, तो हम प्रत्यक्ष विधि इसमें काम में नहीं लेंगे। प्रत्यक्ष विधि में f का गुणा x के साथ करना पड़ता है, वो गुणा यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो अब हम इसमें प्रत्यक्ष विधि को छोड़ देते हैं और अगली विधि, प्रत्यक्ष विधि के बाद आती है कल्पित माध्य विधि, और उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, d निकालना पड़ता है। तो अगले हम कॉलम में यहाँ पर d निकालेंगे, और d की वैल्यू क्या होती है, x माइनस a के बराबर होती है। अब बात आती है कि ये a क्या है, तो a मध्यमान के बीचों बीच वाली वैल्यू हम लेते होते हैं, इन्हीं में से कोई मान होता है। 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, तो बीचों बीच ये 57 आ रहा है, इसको हम मानेंगे कि ये हमारा कल्पित माध्य है a हो गया। तो यहाँ पर लिख दो a बराबर 57। ठीक है, 57 ये हमारा a है। अब इसको फिल करने का तरीका मैंने बताया था पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि इसके सामने तो लिख दो 0, और 0 के नीचे कितने कितने का अंतराल था, 3-3 का अंतराल है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर भी ऐसे ही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू माइनस की आएगी। ये हो गया हमारा d। अब d को और f को देखो दोबारा से, क्या हम इनका गुणा कर देंगे, तो इनका गुणा भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 6 से गुणा 15 का, 110 से 3 का गुणा तो हो जाएगा, लेकिन उतना आसान नहीं होगा जितना, और हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तब हम इसमें अब क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाते हैं जो कि u का होता है। u बराबर होता है, u का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर अगला खाना, u बराबर होता है d अपॉन h। d अपॉन एच केवल लिखना ही है आपको, लेकिन इसको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, u हमेशा सबसे आसान वैल्यू है निकालने के लिए। u की वैल्यू हमेशा 0 के सामने तो 0 लिखना है, और 0 के नीचे जो भी नंबर है वहां काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 1 2, ऊपर भी 1 2, u हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाले मान माइनस के। अब हम f का गुणा u से करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इससे छोटे मान हो नहीं सकते, 0 1 2 1 2 माइनस के, इससे छोटी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो अब ये हमारा लास्ट कॉलम था, इसके बाद हम गुणा वाला कॉलम एक और बनाएंगे। गुणा यानी कि f का गुणा अब हमें u से करना है, तो एक लास्ट कॉलम हम f गुणा u का बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं f गुणा u। f तो हमारा ये है, u ये है, दोनों का करना है गुणा। 15 का गुणा करेंगे -2 के साथ, तो माइनस के आ जाएंगे 30। 110 का गुणा -1 से करेंगे, माइनस का 110। 135 का गुणा 0 के साथ 0, 115 का गुणा 1 के साथ 115, और 25 का गुणा 2 के साथ 50। ये हमारा आ गया f गुणा u। अब हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक तो निकालना है सिग्मा f, और दूसरी वैल्यू निकालनी है सिग्मा f गुणा u, या फिर सिग्मा f u। ये दो वैल्यू हमें निकालनी है, इनका जोड़ करेंगे, सारे प्लस के वैल्यू जुड़ जाएंगे। ये 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 हासिल और एक ये 3, 3 और एक 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0 एक हासिल, एक हासिल और एक ये 2, 2 1 3, 3 और एक 4, तो सिग्मा एफ आ गया हमारा 400।
अब सिग्मा एफ यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये माइनस वाली जो दो रकम है इनका अलग जोड़ करोगे, माइनस वालों का, और प्लस वालों का अलग जोड़ करोगे। माइनस का जोड़ करोगे माइनस के 30 और माइनस के 110, माइनस के हो गए 140, और प्लस के हैं 115 और प्लस के 50, तो प्लस के हो जाएंगे 165। अब इन दोनों का क्या करना होता है, घटाव करना होता है। तो 165 में से 140 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, और ये 25 प्लस का आएगा। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा हैं। ठीक है, ये हमने अब यहाँ पर सारणी के अंदर जो काम करना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने सिग्मा एफ प्राप्त कर लिया 400, सिग्मा एफ यू हो गया 25, हमारा मध्य कल्पित माध्य जो मान है वो कितना है 57, यानी ए का मान 57 है, और अंतराल जो है एच उसका मान है 3। ये सारे मान अब हमें आगे फार्मूले में काम में लेने पड़ेंगे। तो हम पग विचलन विधि से ये सवाल कर रहे हैं, तो फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे अतः पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। ए की जगह पर ए का मान 57, सिग्मा एफ यू हमारा आया था 25, सिग्मा एफ आया है 400, और इसके गुणा में है एच 3। ठीक है, अब आप यहां ये देखो कि हमारे पास जो 25 और 400 है ये 25 के पहाड़े से कटेंगे। क्यों कटेंगे, 25 तो 25 के पहाड़े से कटेगा ही, और जिस भी संख्या के लास्ट में 00 आता हो, 25 आता हो या 50 आता हो, वो सारी संख्याएं 75 आता हो लास्ट में, वो सारी संख्याएं 25 के पहाड़े से कट जाती है। तो यहाँ 00 है तो ये 25 के पहाड़े में आएगी संख्या, और ये भी 25 के पहाड़े से कटेगा। तो 25 से कम 25, यहाँ तो आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। और ये 400 है, इसको कैसे काटोगे, चाहे तो पहाड़ा पट के काट लो, या आप इसमें ये देख सकते हो कि 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100। ठीक है, तो 25 के पहाड़े में 4 नंबर पे 100 आता है, तो 8 नंबर पे 200 आएगा, और 12 नंबर पे आएगा 300, और 16 नंबर पे आएगा 400। तो इसको काट के यहाँ पर 16 लिख दो। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास यहां पर आएगा 57 प्लस यहाँ 3 और 1 का गुणा 3 बटा में 16, 3 बटा 16, तो ये आएगा 57 प्लस 3 में 16 का भाग देना है, तो रफ कार्य कर लेंगे हम। यहाँ पर 3 में भाग देना है 16 का, तो ये थोड़ा रफ कार्य है हमारा। 16 में हमने 16 का भाग देना है 3 में, 3 छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाने से पहले 0 लगा दिया, 0 पॉइंट, तो ये बन गया 30। अब अंदर 30 बड़ा हो गया, 16 के पहाड़े में 1 नंबर पे 16 आता है, 16 एकम 16, बच जाएगा कितना 14, 1 0 लगा दी 140, तो 16 8 होता है 128। अब कितना बचेगा 12, 12 के साथ 1 0 लगाई, फिर ये बन जाएगा 16 7 112, तो 120 में से 112 माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। 3 अंकों तक हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो कितना आया आंसर 0.187। 57 में अगर हम इसका जोड़ करेंगे तो ये आएगा 57.187। लेकिन अगर हम इसको 2 स्थानों तक लिखना चाहें पॉइंट के बाद, तो 57.19 ये आ जाएगा इसका आंसर। नीचे लिख दो, अतः पेटियों में माध्य आमों की संख्या, या पेटियों में आमों की माध्य संख्या बराबर में आएगा 57.19 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दिया हुआ है हमें, और परिवारों की संख्या भी दे रखी है सारणी में। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। एक अच्छी सी विधि हमने इसमें काम में लेनी है, और माध्य व्यय ज्ञात करना है भोजन के ऊपर होने वाला। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं।
सबसे पहले हम ये दो टेबल जो हैं इनको अपने को बनाना है, कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पर इन्हीं दो मानों को लिखने के लिए दो टेबल बना लिए। पहले में हम लिखेंगे दैनिक व्यय रुपयों में, दैनिक व्यय रुपयों में, और दूसरे में है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, और इसको लिखते होते हैं एफ से, बारंबारता एफ। अब ये मान हम इसमें फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो मान दिए हुए थे पहले दो कॉलम में भर लिए। अब तीसरा कॉलम हमारा बनता होता है इसमें मध्यमान का, जो कि चाहे हम कोई सी भी विधि कर रहे होते हैं उसमें बनता ही बनता है ये। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं मध्यमान का, तीसरा कॉलम मध्यमान एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं मध्यमान एक्स, मध्यमान एक्स। इसको निकाला कैसे जाता है ये मैंने आपको बार बार बता दिया है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर अंतराल सब में 50-50 का है, 50 का अंतराल है, उसको हम 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। उस 25 को इधर पहले पहले मानों में जोड़ते जाएंगे, हमारा मध्यमान हमें मिल जाएगा। तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 150 में 25 जोड़ेंगे 175, 200 में 25 जोड़ेंगे 225, 250 में 25 जोड़ेंगे 275, और 300 में 25 जोड़ेंगे 325। ठीक है, ये हमने x निकाल लिया। x निकालने के बाद में प्रत्यक्ष विधि, अगर हम इससे प्रत्यक्ष विधि से हल करें तो f का गुणा x के साथ करना होता है। प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते होते हैं, बारंबारता f और मध्यमान x का गुणा करके f गुणा x निकालते होते हैं। लेकिन यहां पर ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो बड़ी वैल्यू है, इस कारण हम इनका गुणा नहीं करेंगे। हम इसके बाद आगे निकालेंगे d। तो d निकालने के लिए हम इसमें एक कॉलम बना लेते हैं एक्स्ट्रा d के लिए। हमारे पास d निकालने का कॉलम हमने बना लिया है, और d होता है क्या है, d का फार्मूला होता है d बराबर x माइनस ए। अब ये a क्या होता है, a होता है हमारा कल्पित माध्य, जो इन्हीं मध्य मानों में से एक वैल्यू होती है बीचों बीच आने वाली। तो टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। तो बीचों बीच आने वाली वैल्यू ये 225 है, 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे छोड़ दिए। इस वैल्यू को हम मानेंगे कि हमारा ये a है। तो a हमने यहां लिख दिया। अब इस a को यहां पर भी लिख दो, यहां पर भी a लिख दो, a बराबर 225 और d बराबर होगा x माइनस ए। अब ये d का मान भरने का तरीका बताया हुआ है कि ये जो a है हमारा, इसके सामने तो 0 भरना है, और ऊपर और नीचे क्या भरना है, जितने का अंतराल है 50-50 का अंतराल है, तो हमें 50 का पहाड़ा पढ़ना है, 50 और नीचे इसके 100। ऊपर भी हम ऐसे लिखेंगे 0 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर 100, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू माइनस में भरोगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप चेक करो कि f का गुणा d से हो जाएगा क्या, या आप कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो एक और कॉलम बना लो u का। तो हम इसमें u का कॉलम बनाएंगे, हम गुणा को और आसान करना चाहते हैं तो हम इसमें एक u का कॉलम बना लेते हैं। और u का कॉलम हमने बना लिया है, जिसमें हम लिख देंगे यहाँ u बराबर d बटा h, ये लिख दिया। अब इसके मान भरने का तरीका आपको बताया था, बिल्कुल आसान है। 0 के सामने 0, 0 के नीचे 1 और नीचे 2, 0 के ऊपर भी ऐसे ही 1 और 2, ये फिक्स होते हैं u के मान। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये हमने u निकाल लिया। u निकालने के बाद में अब हमें एक और कॉलम बनाना है, जिसमें हमें f का गुणा करना है u के साथ। तो लास्ट कॉलम हमने बना लिया f गुणा u, इसमें यहाँ लिख दो f गुणा u। हमें f और u का गुणा करना है, तो f और u का गुणा करते हैं। देखो 4 का -2 से गुणा, 4 दूनी 8 माइनस के 8, 5 का -1 से गुणा माइनस के 5, 12 का 0 से गुणा 0, 2 का 1 से गुणा 2, और 2 का 2 से गुणा 4, ये आ गया। इसके बाद हमें मान कौन से निकालने हैं इसमें, एक तो ये f वाले कॉलम का जोड़ यानी कि सिग्मा f निकालना है, और एक ये सिग्मा f गुणा u या सिग्मा f u निकालना है। ये दो वैल्यू निकालनी होती है। तो ये तो हम जोड़ कर लेंगे, जोड़ ना भी करो तो यहाँ 25 परिवार लिखे हुए हैं, और जोड़ करके भी देख लो, 4 और 5 9, 9 12 21, 21 2 23 और 2 25, इनका जोड़ आ गया 25। और इनका जोड़ कैसे किया जाता है, माइनस वालों को अलग जोड़ो, प्लस वालों को अलग जोड़ो। ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, -8 और -5,
माइनस के 13, प्लस का 2 और प्लस का 4 प्लस के 6, प्लस के कितने हो गए 6 हो गए। इस तरह से हमने प्लस माइनस को अलग अलग जोड़ लेना है। यहां पर माइनस के तो 13 हैं और प्लस के हमने अलग जोड़ दिए, प्लस के कितने हैं 6। ठीक, अब हम देखो इसमें इनका अगर जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस वाले तो हैं थोड़े, माइनस वाले हैं ज्यादा, तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। माइनस का आ जाएगा 13 में से 6 घटा देंगे 7, माइनस का 7 आ गया। इस सारणी का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखो सिग्मा एफ तो 25 है, सिग्मा एफ यू माइनस का 7 है, और हमारा ए कितना है 225 है, और अंतराल कितना है 50 का है। ये सारे मान हमें आगे चाहिए होंगे, तो हम इसमें आगे लिखते हैं विधि कौन सी है, हमारी पग विचलन विधि। तो यहाँ पग विचलन विधि से माध्य, माध्य का सूत्र क्या आ जाएगा, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा में एच। इसमें हम रख देंगे मान, ए का मान 225 प्लस सिग्मा एफ यू कितना था माइनस का 7 बटा में सिग्मा एफ 25 और गुणा में एच का मान 50। अब ये 25 और 50 कट जाएंगे 25 के पहाड़े से, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो क्या आ जाएगा 225, ये वाला प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 का 2 से गुणा होगा 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 225 माइनस 14 यानी कि 211। ये 211 क्या आ गया, भोजन पर होने वाला माध्य व्यय। तो नीचे लिख दो, अतः भोजन पर होने वाला, भोजन पर होने वाला माध्य व्यय, भोजन पर होने वाला माध्य व्यय बराबर 211 रुपए एंस। प्रश्न नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर SO2 की सांद्रता दिखाई हुई है और बारंबारता दिखाई हुई है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य हमने ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको एक सारणी बनानी होगी, जिसके पहले 2 कॉलम यही होंगे जो इसमें दे रखे हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ताकि हमारी यहाँ पे सारणी बन जाए। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे और इस वाली टेबल में हम इनके मानों को यहाँ पे रखेंगे। पहले 2 कॉलम में हमने जो मान निकालने हैं, रखने हैं, वो हमें यहाँ इसके अंदर दिए हुए हैं, सेम वही मान लिखने होते हैं। तो ये मान हम इसमें नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने यहाँ पर ये 2 कॉलम हमने दोबारा से नोट कर लिए हैं, इसमें डाटा फिल कर दिया है। अब हम इसका तीसरा कॉलम जो हर बार हम बनाते होते हैं मध्यमान का, वो बनाएंगे। मध्यमान के लिए हमने एक टेबल एक्सटेंड कर लिया इसमें, और यहाँ लिख देंगे मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान यानी कि x। इसको आप वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हो बच्चों, मध्य बिंदु भी लिख सकते हो, तीनों ही नाम है इसके। अब मध्यमान कैसे निकालोगे, इनमें अंतराल देखो, सभी में 0.00 और 0.04 में अंतराल है 0.04 का, और सभी में यही अंतराल है, सेम है अंतराल। तो 0.04 का आधा करेंगे तो 0.02 आएगा। 0.02 को इन मानों में जोड़ते जाएंगे। 0.00 में जोड़ेंगे तो आएगा 0.02, क्या आ जाएगा 0.02। फिर उसके बाद 0.04 में जोड़ेंगे तो यह आएगा 0.06। 0.08 में जोड़ेंगे तो आएगा 0.10। ठीक है, 0.12 में जोड़ेंगे तो 0.14। 0.16 में जोड़ेंगे तो 0.18, और लास्ट 0.20 में जोड़ेंगे तो 0.22। ये मध्यमान आ गया। अब मध्यमान और f को देखो, क्या आप इनका डायरेक्ट गुणा करना चाहोगे? पॉइंट वाली संख्याएं हैं, गुणा करना नहीं चाहिए हमें, तो हम इनका गुणा छोड़ देंगे। अब हम आगे चलेंगे, d निकालेंगे इसमें से। d निकालने का मेथड, हमें यहाँ पर d निकालना है, तो d का कॉलम पहले हम तैयार करते हैं। d बराबर होता है x माइनस a, और a क्या होता है? a होता है बीचों बीच आने वाली वैल्यू। तो यहाँ आपको एक चीज सीखने को मिलेगी,
देखो कुल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है टोटल। तो बीचों बीच तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें, अगर मैं 3 ऊपर छोड़ दूं 3 नीचे छोड़ दूं तो बीच में कोई वैल्यू नहीं आती। तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हम लेना चाहेंगे, जो हम लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है? तो आप देखो, अगर ये नीचे वाली वैल्यू ले लेते हो तो ऊपर तीनों मान माइनस के आएंगे, अगर ये वाली वैल्यू ले लेते हो तो ऊपर 2 मान माइनस के आएंगे। तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू कम कब आती है, जब ये वाली वैल्यू लेते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू ले लेनी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यानी हम मान लेंगे कि हमारा ए जो है वो ये वाला मान है, हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद इस मान को अपने को यहां पर भी लिख देना है, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0.10, ठीक। इसके बाद यहां पर मान फिल करने हैं तो इसके सामने तो 0 ही आएगा, और अंतराल कितने कितने का था, 0.04 का अंतराल था, 0.04 का। तो इसके नीचे और ऊपर 0.04 का टेबल पड़ा जाएगा, 0.04, 0.08 और 0.12, ये नीचे वाले मान आ गए। अब ऊपर वाली वैल्यू में भी ऐसे ही 0.04 और 0.08, ऊपर वाले दोनों मान आएंगे माइनस के, ठीक है। हमने डी निकाल लिया। अब आप इन दोनों के गुणा करना चाहोगे, कभी भी नहीं करोगे क्योंकि पॉइंटों में है, तो इसलिए आप इनके गुणा करोगे ही नहीं। इसका मतलब अब हमें आगे चलना है, इसमें हमें निकालना पड़ेगा u। हम इसको कल्पित माध्य विधि से करेंगे क्योंकि u हमेशा आसान सी वैल्यू देता है अपने को। u का फॉर्मूला होता है d बटा h, लेकिन u के जो मान होते हैं वो बड़े सिंपल से हैं। 0 के सामने 0, 0 से नीचे काउंटिंग 1 2 3, 0 के ऊपर भी काउंटिंग 1 2, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के, ठीक है। ये हमने u निकाल लिया। अब f और u का गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम f और u का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा अगला जो कॉलम है वो आ जाएगा f गुणा u, f और u का गुणा, 4 का गुणा -2 से करेंगे माइनस का 8, इस 9 का गुणा -1 से करेंगे माइनस के 9, 9 का गुणा 0 से करेंगे 0, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिये 6, ठीक। इसके बाद हमें सिग्मा एफ निकालना है और एक निकालना है सिग्मा एफ गुणा यू, यानी कि सिग्मा एफ यू। ये दो वैल्यू हमने निकालनी है इसमें। तो पहले हम सिग्मा एफ निकालना चाहेंगे, जो कि इनका जोड़ होगा 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 28 और 2 30। सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 30। अब सिग्मा एफ यू निकालने के लिए हमें माइनस वाली वैल्यू अलग जोड़ना है और प्लस वाली वैल्यू को अलग जोड़ना है। माइनस की दोनों वैल्यू है -8 और -9, तो माइनस के हो जाएंगे 17, और प्लस के हैं 2 और 8 10, 10 और 6 16, प्लस के हैं 16। तो प्लस के बचेंगे या माइनस के? माइनस के बचेंगे 1, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं तो माइनस का 1 बच गया। तो ये हमारी सारणी कंप्लीट हो गई है। सारणी में देखो हमने क्या क्या निकाला, सिग्मा एफ निकाल लिया 30, सिग्मा एफ यू -1, और हमारा मध्यमान यानी कि मध्यमान में से कल्पित माध्य है 0.10 और अंतराल है 0.04। तो अब हम इसका आगे उपयोग करेंगे फार्मूले में। तो यहां लिखेंगे फार्मूला, कौन सा लगाया हमने फार्मूला इसमें, कल्पित पग विचलन विधि से। तो लिखेंगे यहां पर अतः पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। अब इसमें मान रखेंगे, a का मान 0.10, सिग्मा एफ यू आया माइनस का 1, सिग्मा एफ आया 30, गुणा में h का मान 0.04, ठीक है।
अब अगर मैं ये पॉइंट यहां से हटाना चाहूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में क्या लग जाएगा, पॉइंट के बदले में तो 1 और उसके आगे 2 अंक हैं तो 2 बार लग जाएगा 0। अब हमारे पास क्या प्राप्त होएगा आगे, ये आएगा 0.10 प्लस, सॉरी प्लस की बजाय ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। 1 का गुणा 4 से करेंगे 4 और बटा में 30 का गुणा 100 से करेंगे तो 3 जीरो आ गए इसमें, एक ये 2 ये, तो 3 तो लग जाएगी 0 और लास्ट में इसके साथ आगे लग जाएगा 3, 3 एकम 3, यानी कि हमें 4 में भाग देना है 3000 का। तो इसको काटेंगे नहीं, भाग देना 3000 का ज्यादा आसान है, अगर काटूंगा तो क्या बन जाएगा, 2/1500 बन जाएगा, फिर 1/750 बन जाएगा 750, फिर 1 में 750 का भाग देना मुश्किल है थोड़ा, इसलिए हम ये 4 में 3000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 3000 का पहाड़ा आसान रहता है। हम इसमें भाग दे देंगे, 4 में भाग देना है 3000 का, रफ कार्य कर रहा हूं यहाँ पे। देखो ये रकम है छोटी, तो यहां पर 0 पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा 40। अब भी छोटी है तो 1 0 यहां लगाकर 1 0 यहां और बढ़ा लेंगे। अब भी ये 400 बना है, 3000 से छोटा है, यानी 1 0 और लगाना पड़ेगा, तब ये 4000 बन जाएगा। अब 4000 में 3 का भाग देंगे तो 1 पर जाएगा ये, 3000 एकम 3000, ठीक, बच कितना जाएगा, यहां पर 1000 बच जाएगा। ठीक है, हम 1 0 इसमें एक्स्ट्रा लगा सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये बन जाएगा 10,000, तो ये 3 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 3 9, 9000, यानी हमारा आंसर ये आ गया। यहां लिख देंगे अब 0.10 माइनस ये आंसर आया 0.0013। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, घटाओ। अगर जोड़ करना होता तो आसान था, जोड़ करने में कोई अपने को कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब इनका घटाव करना है तो हमें थोड़ा सा रफ कार्य करके चेक कर लेना चाहिए कि इनका घटाव कैसे होएगा। तो देखो 0.10 इसमें से घटाना क्या है, 0.0013 घटाना है, तो पॉइंट के बाद में यहाँ 4 अंक हैं, तो पॉइंट यहाँ हमारा है और इसके बाद में भी हमें 4 अंक लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब 0.1000 4 अंक हो गए, इसके नीचे 0.0013। अब घटाव करेंगे, इसका घटाव कर देंगे, 0 में से 3 घटा नहीं सकते, हासिल यहाँ से शुरू होगी यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आगे, फिर ऐसे होती होती यहाँ बन जाएंगे 10, 10 में से 3 घटा दिए 7, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8, अब यहाँ रह गया 9, 9 में से 0 घटाए 9, यहाँ रह गया 0, 0 में से 0 घटाए 0, पॉइंट के सीध में पॉइंट, 0 का 0, तो आंसर आ गया 0.0987। नीचे लिख दो लास्ट में, अतः SO2 की सांद्रता का माध्य बराबर 0.0987। दोबारा लिख देता हूं, 0.0987 आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें दिया हुआ है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या लिखी हुई है और विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है, लेकिन यहां पर आपने एक चीज नोट की होगी, अंतराल सब में एक जैसा नहीं है। 0 से 6 के बीच में 6 का अंतराल है, 6 से 10 के बीच में 4 का अंतराल है, 10 से 14 के बीच में 4 का अंतराल है, 14 से 20 के बीच में 6 का अंतराल है, यानी कि अंतराल कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, ये है। तो इसके अंदर अपने को, हम इसमें न तो इस सवाल को कर सकते कल्पित माध्य विधि से और न ही हम इस सवाल को पग विचलन विधि से कर सकते, करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है कि इसको आप प्रत्यक्ष विधि से करो, प्रत्यक्ष विधि से ये सवाल गलत नहीं होएगा, आसानी से आप कर लोगे। तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। तो इसके लिए अपने को टेबल बनानी पड़ती है, शुरू वाली 2 खानों वाली हम टेबल इसमें बना लेते हैं। हमारे पास हमने ये टेबल बनाई है, अब इसमें हम मान भर देते हैं ये सारे जो दिए हुए हैं। तो शुरू के 2 कॉलम हमने ड्रॉ कर लिए हैं, इसके अंदर हमने सारी वैल्यू जो यहाँ प्रश्न में दे रखी थी वो एज इट इज फिल कर ली है। अब इसके बाद हमें तीसरा कॉलम बनाना पड़ता है मध्यमान का, तो हम इसमें मध्यमान का कॉलम ड्रॉ करेंगे। तीसरे खाने के अंदर हम
मध्यमान फिल करेंगे। तो यहाँ लिख लो मध्यमान। अब इसका मध्यमान आप ध्यान से भरिएगा मध्यमान में, क्योंकि अंतराल एक जैसा नहीं है तो मध्यमान प्रत्येक आप वैल्यू को ध्यान से देख के भरोगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच में मध्यमान कौन सा आएगा? 6 का गैप है इसमें, 0 और 6 के बीच में, तो 6 में से 3 इधर भेज दो, 6 के अंतराल में से 3 इधर भेजेंगे, 3 जोड़ेंगे 0 में तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 का गैप है 6 और 10 के बीच में, 4 का अंतराल है, 4 का आधा किया 2, 2 जोड़ दिए 6 में तो आ जाएगा 8। ऐसे एक एक वैल्यू को निकालना पड़ेगा। इधर भी 4 का अंतराल है 10 और 14 के बीच में, तो 4 में से आधा कर दिया 4 का तो 2, 2 को जोड़ दिया 10 में 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद 14 और 20 कितने का अंतराल है? 6 का, 6 का आधा कर दिया 3, 3 जोड़ दिए 14 में 17 आ जाएगा। इसके बाद 20 और 28 में से 4 का अंतराल 8 का अंतराल है, 8 का आधा किया 4, 4 जोड़ दिए 20 में, तो 20 और 4 24। 28 और 38 में 10 का अंतराल है और 10 में से 10 का आधा करेंगे 5, 5 जोड़ेंगे 28 में, 28 और 5 33। और लास्ट 38 और 40 इनमें 2 का अंतराल है, तो 2 का अंतराल है तो 2 का आधा करेंगे 1, 1 जोड़ देंगे 38 में तो ये आ जाएगा 39। इस तरह से हमने मध्यमान ज्ञात कर लिए हैं। मध्यमान ज्ञात कर लेने के बाद अब आप देखो, अगर आगे सवाल को बढ़ाते हैं, डी का मान निकालते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? अंतराल एक जैसा नहीं है, इसलिए हम डी नहीं निकालेंगे, हमें एफ और एक्स का गुणा करना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर लगानी ही पड़ेगी, तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ लगाते हैं। उसके लिए हमें एक खाना और बनाना है जो कि किसका होगा? एफ गुणा एक्स का। लास्ट खाना है ये हमारा एफ गुणा एक्स, एफ गुणा एक्स। गुणा करेंगे 11 और 3 का गुणा 33, 10 का 8 से गुणा 10 8 80, 12 का और 7 का गुणा 12 7 84, 17 और 4 का गुणा 17 चौके 68, 24 का 4 से गुणा 24 चौके 96। इसके बाद 33 और 3 का गुणा 33 दिए 99 और 39 का 1 से गुणा 39 एकम 39। ठीक, अब यहाँ पर अपने को सिग्मा एफ निकालना है और सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स जोड़ कर देते हैं इनका। ये तो अपने को 40 विद्यार्थी दिए हुए हैं, फिर भी आप जोड़ कर लो। 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 3 39 और 1 40, ये 40 आ गया। इनका जोड़ करो, 3 3 और 4 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39, 39 का लग गया 9, हासिल हो गई 3, 3 हासिल और 3 ये 6, 6 8 14, 14 और 8 22, 22 6 28, 28 9 37, 37 9 46, 46 और 3 49, 499 आ गया। ठीक है, हमने सिग्मा एफ निकाल लिया, सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया। लास्ट में लिख दो यहां पर, अतः प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला हो लगाएंगे हम इसमें, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स तो है 499 और बटा में है 40, यानी हमें 499 में 40 का भाग देना है, तो इसका भाग दे लेते हैं अपने रफ पेज पे। यहां पर अब हम भाग दे लेते हैं इसका, 499 में 40 का भाग, पहले 1 पे जाएगा, 40 एकम 40, बच जाएगा 9 और ऊपर से नीचे उतारा 9, 99, 2 पे चला जाएगा, 40 दूना 80, बच गया 19। तो एक पॉइंट लगने के बाद में यहाँ लग जाएगी 0, ये जाएगा 4 पे, 4 चौके 16 यानी 160, बच जाएगा 30, 30 के आगे एक 0 लगा दी तो ये आ जाएगा 4 7 28 यानी कि 280। फिर बच जाएगा यहाँ पे 20,
एक जीरो हम लगा सकते हैं, फिर 5 पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा 200, यानी उत्तर आ गया 12.475। ये आंसर हम यहाँ पर फीड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 12.475, नीचे लिख दो अतः माध्य अनुपस्थिति, माध्य अनुपस्थिति बराबर 12.475 आंसर। ठीक है, आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर और नगरों की संख्या हमें दे रखी है। अब हमें इसमें एक सारणी ड्रॉ करनी है, तो सारणी बना लेते हैं पहले 2 खानों की, फिर उसके बाद बाकी के कॉलम इसमें कंप्लीट करेंगे। अब पहले कॉलम में तो लिखना है हमें साक्षरता दर, दूसरे में लिखना है नगरों की संख्या। दोनों इसमें फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सवाल करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों ही कॉलम कंप्लीट कर लिए हैं। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमें तीसरा और सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य करना होता है, हमें मध्यमान निकालने के लिए एक तीसरा कॉलम बनाना। तो वो कॉलम हमने बना लिया है। अब इसमें हम यहाँ लिख देंगे मध्यमान, मध्यमान यानी कि x। और x निकालने का तरीका आपको मैंने बार बार समझाया है। यहाँ पर अंतराल देखो, सब में अंतराल 10-10 का है। 10 का आधा कर दो 5, वो 5 इस पहले मान में जोड़ते जाओ। 45 में 5 जोड़ा 50 आ गया, इसी तरह से 55 में 5 जोड़ा 60 आ गया, 65 में 5 जोड़ा 70 आ गया, 75 में 5 जोड़ा 80 आ गया, और 85 में 5 जोड़ा 90 आ गया। ये मध्यमान आ गया। अब f और x का गुणा आसान नहीं है बच्चों, करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, कैलकुलेशन आगे टफ हो जाएगी, संख्याओं के मान बढ़ जाएंगे। तो हम प्रत्यक्ष विधि इसमें नहीं अपनाएंगे, हम आगे चलेंगे। इसमें देखते हैं हमारे पास कल्पित माध्य विधि से इसके अंदर क्या कुछ आता है। कल्पित माध्य विधि के लिए हमने अलग से एक कॉलम बना लिया, चौथा कॉलम, जिसमें हम d निकालते होते हैं। d बराबर x माइनस a, और a क्या होता है, इन्हीं वैल्यू में से एक वैल्यू होती है जो बीचों बीच है। 5 वैल्यू है टोटल, तो बीचों बीच कौन आ जाएगा इसमें, यहाँ पर 2 ऊपर छोड़े 2 नीचे छोड़े, तो बीचों बीच वैल्यू आ गई हमारे पास 70। ठीक है, ये हमारा क्या है, कल्पित माध्य है a का मान 70 है। ठीक, अब आप इसमें आगे समझो, इसके आगे क्या करना होगा, हमें 70 के सामने तो लिख देना है 0, और क्योंकि हमारा अंतराल 10-10 का था तो हमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी बच्चों। 0 के नीचे आप लिख दो 10 का पहाड़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ऐसे ही 0 के ऊपर भी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के भर दो। ये हो गया डी कंप्लीट। अब अगर इन दोनों का गुणा करने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप गुणा कर लो, अगर परेशानी लग रही है तो आप एक स्टेप आगे चले जाओ। अब आप देखो, गुणा करना भी कोई मुश्किल कार्य नहीं है। 3 का गुणा 2 से कर दो, 3 दूनी 6, और एक 0 एक्स्ट्रा है उसको साथ में लगा दो, तो गुणा मुश्किल नहीं है। तो आप इसको कल्पित माध्य विधि से ही कर लो सवाल को। कल्पित माध्य विधि में हमें f गुणा d निकालना होता है, तो हम एक कॉलम बनाते हैं f गुणा d का। अगला और लास्ट कॉलम इस क्वेश्चन के लिए सारणी का 5वां कॉलम है ये f गुणा d, जिसमें हमें f और d का गुणा करना है। तो 3 का गुणा -20 से करेंगे, तो 3 दूनी 6 होते हैं, लेकिन 20 से गुणा करने पे माइनस के 60 हो गए। 10 का 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा माइनस का। 0 से 11 का गुणा करेंगे 0। 8 का 10 से गुणा किया 8 दाए 80। 3 का 20 से गुणा किया 20 दिए 60। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ निकालना है, तो यहाँ पर लिख दो सिग्मा एफ, और यहाँ पर सिग्मा एफ गुणा यू यानी कि सिग्मा एफ यू, 2 वैल्यू निकालनी है। इनका जोड़ करेंगे तो ये 35 नगरों की संख्या थी हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 35। जोड़ कर लेना अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। और इनके अंदर क्या करना होता है, प्लस वाले अलग जोड़ने हैं, माइनस वाले अलग जोड़ने हैं। ये दोनों वैल्यू माइनस की है, माइनस के 100, माइनस के 60, माइनस के 160, और ये दोनों वैल्यू है प्लस की, प्लस के 80 और प्लस के 60, प्लस के 140। तो माइनस के ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं, 20 ज्यादा है 140 से, तो माइनस के आ जाएंगे 20। अब हमारी सारणी यहाँ कंप्लीट हो गई है। हमने सिग्मा एफ निकाल लिया 35, सिग्मा एफ यू 20, और हमारा
ए है कल्पित माध्य 70। अब अगले पेज पे हमें इसको लिखना है, हमें यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाना है, कल्पित माध्य विधि का। तो लिख दो अतः कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान था 70 प्लस सिग्मा एफ डी आया माइनस का 20 और ये आया था सिग्मा एफ 35। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो एक बार। अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे, देखो माइनस हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसमें माइनस का 20 और 35 जो दे रखा है ये एक दूसरे से कट जाएंगे। माइनस का 20 और 35 कौन से पहाड़े से कटेंगे, 5 के पहाड़े से। 5 के पहाड़े से इसको काटो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 साते 35। तब हमारे पास क्या आ गया, 70, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 4/7। तो ये आ जाएगा 70 माइनस 4 में 7 का भाग देके देख लो, रफ कार्य कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे 4 और इधर 7, 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा। 40 में 7 का भाग दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 7 5 35, 5 बच गया, 5 के आगे एक 0 लगा दी, 7 7 49। पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक ही निकाल लो। ठीक है, तो 0.57 आ गया, यहाँ लिख दो 0.57। 70 में से 0.57 घटाना है तो ये कार्य भी आप कर लो, यहाँ पे 70.00 लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक चाहिए, तो पॉइंट के बाद में हमने 00 लिख दिया और इसमें से घटाना है 0.57। घटाओ करो, घटाओ में क्या लिखोगे, हासिल ले लेंगे तो यहाँ 10 बनेगा आखिर में, 10 में से 7 घटा दिए 3, यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, पॉइंट के सीध में पॉइंट, यहाँ रह गया 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ रह गया 6, 6 का 6। तो ये आ गया 69.43। ये क्या है, माध्य साक्षरता दर है। तो लास्ट में लिख दो अतः माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर बराबर 69.43% आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक लाइक करके मुझे इस बारे में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रश्नावली आपकी 13 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होती है। 13.2 प्रश्नावली के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।